अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मुझे पता है कि आईपीएल चल रहा है और आप में से जो भी आईपीएल छोड़ के आया है उसको धन्यवाद। कि आईपीएल एक साल का एक ऐसा सीजन होता है जिसमें जाहिर है भारत में क्रिकेट तो एक इतना इम्पोर्टेंट वो होता है और सबकी अपनी अपनी टीमें खेल रही होती हैं। तो आईपीएल के साथ साथ चीजें चल रही हैं। आज कलकत्ता ने तो हिस्ट्री रीराइट कर दी और आखिरी 5 बॉल पे 28 रन चाहिए थे, तो वो 5 बॉल पे 5 छक्के मार दिए रिंकू सिंह ने। और यह है कि एक अजीब सा मैच था जो कि कोई सोच नहीं सकता था कि कलकत्ता जीतेगी। वैसे आईपीएल में ज्यादातर लोग अपने शहर की टीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं इस नजर से देखता हूं कि खाली नाम के शहर होते हैं वो। अब एक मिसाल है कि आप कोई भी ऐसी टीम देख लें, एक गुजरात है जिसका कैप्टन गुजराती है, और अब पंजाब में शिखर धवन कैप्टन है तो वो भी पंजाबी है, चलें। लेकिन ये कोई शहर की उससे सिलेक्शन नहीं होता। और कलकत्ता का पहले गौतम गंभीर हुआ करता था, और अब नितेश राणा है, तो ये लोग बंगाली तो नहीं है। इसी तरह दिल्ली, मुंबई, ये सब टीमें खिलाड़ियों की उसके हिसाब से होता है, शहर के हिसाब से नहीं होता। जाहिर है जो जिस शहर में रहता है उसको उससे अटैचमेंट होती है। मेरी फेवरेट टीम हैदराबाद है, लखनऊ है, और ये है कि और धोनी की वजह से चेन्नई भी है। लेकिन बहरहाल मुझे कोई स्पेशल लगाव नहीं है कि भाई मैं गुजरात से हूं तो मुझे गुजरात की टीम जीतनी चाहिए। जो अच्छा टीम खेलती है वो जीते, जो डिजर्व करती है वो जीते। तो बहरहाल आईपीएल एक ऐसा वो होता है कि मैं भी पूरा साल इसका इंतजार करता हूँ। एक सर्कस है, एक मजा है, पूरी दुनिया का क्रीम जो है पूरा क्रिकेट वर्ल्ड का वो मौजूद होता है इंडिया में। वर्ल्ड कप जैसा माहौल होता है, तो ये एक अच्छा रहता है। मैं रेगुलरली आईपीएल के मैच देखता हूँ। अजीज दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। देखें, आजकल ग्रूमिंग गैंग का बहुत ज्यादा मामला चल पड़ा है। और जब से यहाँ के होम मिनिस्टर सुएला जी और प्राइम मिनिस्टर ऋषि जी ने नाम लेके कहा है कि ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तान से हैं, तब से एक हंगामा खड़ा हो गया है पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पे इधर उधर। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार भी बहुत जोर शोर से इसका वो कंडेमनेशन कर रही है और ये सब चीजें। लेकिन जो हकीकत है सो हकीकत है। मैं कल सुरेश भाई के प्रोग्राम बिंदास बोल सुदर्शन टीवी पे था, इसी टॉपिक पे, उसमें भी मैंने यही कहा कि देखें, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, तो डॉक्टर पहले क्या करेगा, आपको बीमारी की आइडेंटिटी देगा ना कि हाँ भाई ये बीमारी है। जब तक आप बीमारी का नाम नहीं बताओगे तब तक आप इलाज कैसे करोगे। तो बीमारी कैंसर है तो आपको कैंसर कह के इलाज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ भी बीमारी पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, और मैं उस पर हर जगह ये एतराज उठाता हूँ। पहले क्या होता था, कहते थे साउथ एशियन ग्रूमिंग गैंग। साउथ एशियन ग्रूमिंग गैंग नहीं है, फिर इंडियन, बंगाली, नेपाली सब शुरू हो गए थे कि भाई साउथ एशियन क्यों कहते हो। इसमें एक भी साउथ एशियन नहीं है सिवाय पाकिस्तानियों के, सिर्फ पाकिस्तानी हैं। तो अब पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग कह रहे हैं, तो मुझे एतराज है कि इसमें पाकिस्तानी पंजाबी हैं, पाकिस्तानी मुसलमान पंजाबी हैं। इसमें कोई सिंधी नहीं, कोई बलोच नहीं, कोई मुहाजिर नहीं, कोई पख्तून नहीं, सारे पंजाबी हैं। तो इनको पाकिस्तानी पंजाबी को, इस पूरी दुनिया में अगर कोई नासूर है ना टेररिज्म का, वो पाकिस्तानी पंजाबी है। जिनकी आर्मी उनकी ताकत है, जिनके मुल्ला उनका फसाद है, जिसके जरिए ये पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाते हैं। तो बीमारी का नाम है पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान। अब देखें, तालिबान किसने बनाई थी, तालिबान की आइडियोलॉजी किसने दी थी, पंजाबियों की आईएसआई ने। अब आप देखें ग्रूमिंग गैंग कहाँ से शुरू होता है, ये जरा पहले इस मौलवी की आप ये वीडियो देखें, आप खुद समझ जाएंगे। گرفت زن بدون ازدواج ये कह रहा है میتونه استفاده جنسی کنه कि 100 دانه کنیز هم باشه میتونه همین زن کافر گرفته برم مجاهد ये पर्शियन जबान में कह रहा है कि आप लोगों के पास अगर 100 काफिर लड़कियां भी हो ना,
तो आप उनको गुलाम बनाएं और उनको सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल करें और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करें, क्योंकि काफिर लड़की है ना, वो जानवर है और जानवरों से बदतर इनके साथ सलूक करें। और सिर्फ जब आप इनको गुलाम बनाएं तो पहले एक पीरियड इसका निकल जाए तब तक इंतजार करें ताकि इसका पेट साफ हो जाए। फिर जब पीरियड खत्म हो जाए इसके बाद आप इसके साथ गुलामों की तरह सलूक करें। आपके पास एक हो या 100 काफिर लड़कियां हों, आप उनको गुलाम बनाएं और उनके साथ गुलामों जैसा सलूक करें। तो अब अजीज दोस्तों, ऐसे जब आप टीचिंग देंगे अपने लोगों को, अपने मुसलमानों को जब ये सिखाएंगे, तो फिर वो भारत में लव जिहाद हो, यहाँ पे ग्रूमिंग गैंग हो, ये सब चीजें सेम हैं। इसमें क्या होता है कि आपका मुल्ला आपको इस्लाम की रूह से ये चीजें सिखा रहा है, तो फिर आप जिस भी नॉन मुस्लिम लड़की को देखते हैं आप इस नजर से देखते हैं कि इसको मैंने जानवरों की तरह ट्रीट करना है। और ये है बुनियादी चीज ग्रूमिंग गैंग्स की या लव जिहाद की। भारत में इसको लव जिहाद कहा जाता है। ग्रूमिंग गैंग है ना, वो एक बहुत ही आगे की चीज है। मेरे से पाकिस्तानी लोग बहस करते हैं कि यार यहाँ पे गोरे सबसे ज्यादा रेप करते हैं और आप पाकिस्तानियों का नाम लेते हैं। तो मैंने कहा कि रेप बहुत ही गंदी चीज है, बहुत ही बुरी चीज है, लेकिन ग्रूमिंग गैंग का रेप से कोई मुकाबला नहीं है। ग्रूमिंग गैंग में एक 12 साल 14 साल 15 साल की लड़की को, स्कूल गोइंग लड़की को रास्ते में टारगेट किया जाता है, फिर उसको ग्रूम करना शुरू करते हैं। उसको कोई तोहफे दे दिए, कोई चीजें दे दी, फिर इसको ड्रग्स पे लगाया, फिर इसके साथ सेक्स किया, इसकी वीडियो बनाई। अब वो सारी जिंदगी के लिए ब्लैकमेल होती है। फिर उसके जरिए आप उसको ब्लैकमेल करके ड्रग्स का बिजनेस कराते हैं, उसको ड्रग पेडलर बनाते हैं। फिर आप इसको सेक्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका सेक्स बिजनेस कराते हैं। ये सब चीजें, और वो जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाती है। फिर वो लड़कियां या तो खुदकुशी कर लेती हैं या वो भेज दी जाती हैं ईस्ट यूरोप और इधर उधर भेज दी जाती हैं। तो ग्रूमिंग गैंग एक इंतहाई बदबूदार चीज है। रेप अगेन आई विल से कि बहुत ही भयानक है, बहुत ही गंदा है, बहुत ही गलत है, लेकिन ग्रूमिंग गैंग उससे भी आगे की चीज है। भारत में लव जिहाद में एक लड़की को टारगेट करता है एक आदमी, ज्यादातर ग्रूम करके वो नहीं होता उसको। वो एक मिसाल है कि आरिफ है, अब आरिफ जाके किसी को कहता है कि मेरा नाम है ना रमेश है, और उसको फंसाता है और उसको वो करता है और फिर इसके साथ शादी करता है। नीयत तो उसकी भी यही होती है कि इसको मैं मुसलमान करूंगा, अगर ये मुसलमान नहीं होगी तो मैं इसके साथ जानवरों वाला सलूक करूंगा। लेकिन ज्यादातर लव जिहाद के केस में वो एक ही आदमी के हाथ में रहती है। ग्रूमिंग गैंग है ना, वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिस्टम है। तो ये इसकी कंडीशन है, ये सूरत हाल है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान पहले जरा मैं इंटरनेशनल हवाले से देख लूं कि देखें चाइना है ना, वो इस वक्त वेस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और रशिया के साथ ये भीड़ पड़े हैं। और मैं समझता हूं अब इनको रियलाइज हो रहा है कि ये एक गलत जंग में कूद पड़े हैं और रशिया शुड नॉट बी द टारगेट, टारगेट शुड बी चाइना। और अगर एक मिसाल है कि बजाय यूक्रेन के ये ताइवान वाले मामले पे पड़ते, तो इनको लगता है कि वो डायरेक्शन सही थी, क्योंकि रशिया मिलिट्री वाइज स्ट्रांग है, इकोनॉमी वाइज चाइना इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया में इसकी इकोनॉमी वो हो रही है, रिवाइव हो रही है। अब ताइवान के सदर को अमेरिका में बुलाया है, अमेरिका में उसके साथ मीटिंग हो रही है, उसको अमेरिकन कांग्रेस में भी तकरीर के लिए बुलाया, सब कुछ किया। लेकिन उधर चाइना ने ताइवान का ब्लॉकेट कर दिया है। चाइना के चारों तरफ उसने एटॉमिक न्यूक्लियर सब मरीन हैं वो लगा दी हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिए हैं, और ताइवान के चारों तरफ उसने वो चीज़ें फिट कर दी हैं ताइवान को घेरने के लिए। लेकिन चाइना को पता है कि ये जंग वेस्ट तो चाहता है कि चाइना शुरू हो जाए, और ये जो यूक्रेन की जंग में वेस्ट को नुकसान हो रहा है ना, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इनकी बदनामी बहुत हो रही है, वो फिर चाइना के ऊपर सारी चीजें चली जाएंगी। और चाइना
उसका शिकार हो जाएगा फिर इंटरनेशनल कंस्पायरेसी का। चाइना की इकोनॉमी डाउन होगी और ये सारी चीजें होंगी, तो इसलिए चाइना की पूरी कोशिश है कि चाइना किसी भी किस्म की जंग से गुरेज करे। लेकिन चाइना जो एक भयानक गलती कर रहा है ना, वो भारत को छेड़ रहा है। चाइना ने अभी वापस बॉर्डर पे मूवमेंट शुरू की है, वापस अरुणाचल प्रदेश पे अपनी वो दिखाई है। ये चाइना को भारी पड़ेगा, क्योंकि चाइना को लिए जरूरी ये है कि वो वेस्ट की तरफ तवज्जो रखे। अगर वो इंडिया के साथ पंगा लेगा तो वो फिर वेस्ट का जो ट्रैप है ना, उसमें फिर कूद रहा है। तो ये इस वक्त इंटरनेशनल हवाले से चीजें हैं। रशिया यूक्रेन वॉर है ना, वो इस वक्त रशिया के टोटल कंट्रोल में है चीजें। और मैं समझता हूँ कि रशिया है ना, वो इस मामले में जून जुलाई तक तो इनको ये खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन कमीशन की जो चीफ हैं अर्सला, और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, ये रशिया गए हुए हैं, वो चाइना गए हुए हैं। और चाइना को वो जाके यही समझा रहे हैं कि आप प्लीज कोशिश करें कि ये रशिया सीज फायर कर दे और एक नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। तो नेगोशिएटिंग टेबल पे तो फिर रशिया अपनी कंडीशंस पे ही आएगा, तो वो मामला ठीक हो जाएंगे। अजीज दोस्तों, थोड़ा पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। देखें, पाकिस्तान में इस्लाम को इस वक्त वापस यूज करना शुरू कर दिया गया है। और ये लोग, आपको पता है कि एक श्रीलंकन ने एक दावत इस्लामी का स्टिकर हटाया था फैक्ट्री से कराची में, तो उसको लाश को क्या उसका हाल क्या था, और उसको पत्थर मार के, डंडे मार मार के पहले उसको मार दिया, फिर उसकी लाश को आग लगा दी थी ब्लास्फेमी के नाम पे, एक दावत इस्लामी का स्टिकर हटाने पे। लेकिन अपने मुसलमान जब ये इनकी हरकतें करते हैं तो उसको वो लोग इग्नोर करते हैं। अभी क्या हुआ कि मुफ्त में कोई चीज मिलती है ना, तो ये लोग पागल हो जाते हैं। तो अभी एक आदमी एक कार्टन में कुरान लेके आया बांटने के लिए मुफ्त में, तो लोगों ने कुरान का वो हाल किया कि कुरान जमीन पे गिर रहे हैं, पाँव में आ रहे हैं। तो इनकी ब्लास्फेमी खतरे में, तो इनकी गायब हो जाती है। अब आप ये देखें किस तरह लूट मार कर रहे हैं, जमीन पे कुरान गिर रहे हैं, लेकिन इनको एहसास भी नहीं है कि ये ब्लास्फेमी है। एक मुसलमान, एक गोरा बच्चा यहाँ पे इंग्लैंड में एक स्कूल में गलती से कुरान गिरा देता है, तो उसके ऊपर एक कयामत ढा दी जाती है। और उसके माँ बाप माफिया मांग रहे हैं, वो खुद बेचारा माफिया मांग रहा है, हालांकि वो दिमागी तौर पे थोड़ा कमजोर बच्चा था। तो इनके लिए ब्लास्फेमी है। लेकिन यहाँ पे जो कुरान के साथ हो रहा है वो इनके लिए ब्लास्फेमी नहीं है। तो कुरान, इस्लाम और कुरान को है ना बेसिकली यूज किया जाता है अपने मकासद के लिए। और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ब्लास्फेमी और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है, ताकि चीज़ें जो इस वक्त एंटी आर्मी एक कैंपेन चली हुई है, उसकी तरफ से लोगों की तवज्जो हटाई जाए। और आर्मी इस वक्त टोटल कॉर्नर हो चुकी है। आर्मी के खिलाफ इमरान खान ने जो कैंपेन चलाई है वो एक बहुत ही मतलब आगे बढ़ चुकी है, और आर्मी के लिए चीज़ें कंट्रोल करना मुश्किल हो गई हैं। अब मुल्लाओं को जगाया गया है। और दिफाए पाकिस्तान नामी एक कौंसल थी, जो आज से 10-12 साल पहले बनाई गई थी, जिसमें ये भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद, लखवी, जंगवी, जितने ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ना, वो सब उसमें थे। और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हो के दिफाए पाकिस्तान नाम से कि हम दुश्मनों से लड़ेंगे वगैरह वगैरह। फिर ये इमरान खान, जब देखें ये जो इमरान खान आया है ना, इसके बाद पाकिस्तान में टेररिज्म का ग्राफ बिल्कुल नीचे चला गया। आप अभी अली चिश्ती एक कराची के जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने एक ग्राफ बनाया है। वो ग्राफ आप देखेंगे ना तो वो यूं जा रहा है टॉप पे, 2016, 2015, 2014, फिर 2017 आता है, 2018 में बिल्कुल टेररिज्म नीचे चली जाती है। फिर 5 साल पाकिस्तान में टेररिज्म नहीं होती, 4 साल इमरान खान के 4 साल।
और फिर वापस इमरान खान के जाते ही ग्राफ ऊपर जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि जब टेररिस्टों का अपना लीडर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो खामोश हो जाते हैं। अब वापस टेररिस्ट जाग पड़े हैं, तो आर्मी ने अपना हथियार यानी दिफाए पाकिस्तान कौंसिल को जगाया है। कल इस दिफाए पाकिस्तान कौंसिल की मीटिंग हुई है एक होटल में, उसमें हाफिज सईद नहीं जा सका क्योंकि ऑन पेपर तो वो जेल में है, हालांकि वो अपने बंगले में रह रहा है, लेकिन ऑन पेपर जेल में है तो वो नहीं गया। इसी तरह जमात इस्लामी की सीनियर लीडरशिप नहीं गई, लेकिन बाकी जमात इस्लामी और दूसरी सब जमातों के सेकंड लेवल के लीडर बैठे थे मिलके और उन्होंने कहा कि हम एक्टिव हो रहे हैं। दूसरी तरफ चूंकि इलेक्शन की तारीख आ गई है कि मई के सेकेंड वीक में आपने 13 मई को इलेक्शन कराना है, कोर्ट ने कह दिए। अब अगर सरकार इलेक्शन नहीं कराती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार फंसती है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट फंसती है, और उसके लिए फिर बचने के लिए आपको टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ लाना पड़ेगा, क्योंकि आप यही वाली गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है ना, ये खत्म हो जाएगी 13 मई को। इसके बाद ये इलीगल काउंट होगी। तो अब आर्मी ने ऐलान किया है, शहबाज शरीफ के साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें ये ऐलान किया गया है कि अब हम टेररिस्टों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। ये पिछले आखिरी जो ऑपरेशन हुआ था ना टेररिस्टों के खिलाफ, वो मेरा ख्याल है 2016-2015 में हुआ था। अब ये टेररिस्टों का ऑपरेशन करेंगे तो उस दौरान इलेक्शन कैसे होंगे भाई? तो ये इलेक्शन डिले करने की टैक्टिक्स हैं, और अब अदालत को कहा जाएगा कि भाई मुल्क में टेररिस्टों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है तो हम इस वक्त इलेक्शन नहीं करा सकते। तो इलेक्शन ना कराने के लिए अब आर्मी एक्टिवेट हो रही है, एक तरफ ऑपरेशन करेगी जिससे सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर एक और पैसों का बोझ पड़ेगा। ऑलरेडी पाकिस्तान क्रश कर चुका है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल फारिग हो चुकी है, और आम आदमी के लिए तो कुछ इनके पास है नहीं। ऐसे में आर्मी मिलियंस ऑफ डॉलर या बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा करके एक मिलिट्री ऑपरेशन करेगी। दूसरी तरफ अपने टेररिस्ट विंग इमरान खान ने भी एक्टिवेट किए हुए हैं, टीटीपी और इन सबको, दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो ये एक खाना जंगी, एक सिविल वार वाली सूरत हाल है। मैं एक सिविल वार के ऊपर मैंने पूरी रिसर्च की है और मेरे पास पूरा इसका मटेरियल है। मैं आपको 3-4 दिनों में वो वीडियो पेश करूंगा। सिविल वार के पूरे इंग्रेडिएंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान में अनार्की इतनी है कि खाली ये अप्रैल के महीने में 10 दिन हुए, 9 दिन हुए, 9 दिन में सिर्फ कराची शहर में 500 से ज्यादा मोटरसाइकिलें लूटी गई हैं, 1000 से ज्यादा मोबाइल लूटे गए हैं, डकैतियां हो रही हैं। एक्स मेयर कराची वसीम अख्तर के घर पे डकैती हुई है, उसके घर से कोई 15-20 करोड़ रुपए का सामान लेके गए हैं, उसमें 6 करोड़ कैश था, 3 करोड़ की जेवरात थे, डायमंड सेट्स थे और डायमंड रिंग्स थी। 3 अंगूठियां डायमंड्स की थी जिनकी कीमत 80-80 लाख रुपया थी। अब वो जो चोर तो लेके चले गए और पकड़े गए। जब वो चोर लेके चले गए, इन्होंने केस नहीं किया था, एफआईआर नहीं की थी, क्योंकि सारा चोरी का माल था। अब जब चोर पकड़े गए तो पुलिस ने पूछा, तो पुलिस, उन्होंने कहा हमने वसीम अख्तर के घर पे चोरी की थी। तो वसीम अख्तर को बुलाकर पूछा तो उसने कहा मेरा सामान है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये वसीम अख्तर एमक्यूएम का था, ये बस में बैठ के आता था 90 हमारे हेडक्वार्टर। ये इसके घर से आप सोचें कि 15-20 करोड़ रुपए का सामान निकला है, तो इसका हिसाब किताब क्या होगा? इसकी दुबई में प्रॉपर्टियां हैं और इसका मिलियंस ऑफ डॉलर का दुबई में बिजनेस है जो इसका बेटा चलाता है। जब मैं मेयर था तो ये हमारे इलाके का है, ये जहाँ जमशेद टाउन में इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये उस वक्त सिंध का होम मिनिस्टर था। तो मेरी इसके अक्सर प्रोग्रामों में मुलाकात होती थी और मैंने इसको कई प्रोग्रामों में इसको एज ए चीफ गेस्ट भी बुलाया होता था, तो हम बैठ के बातें करते थे। ये समझ लें कि मतलब एमक्यूएम का जागीरदार। तो एमक्यूएम के सारे लोगों ने बहुत माल बनाया, तो उनमें से एक है। तो खैर कराची में जब ये सूरत हाल है लॉलेसनेस की,
तो अनारकी, सिविल वार इस वक्त पाकिस्तान इसमें चल पड़ा है। अजीज दोस्तों, मेरा ख्याल है बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं सवाल जवाब की तरफ आऊंगा। लेट्स सी कि आज अजीज दोस्त क्या पूछना चाह रहे हैं। अभिनाथ जी धन्यवाद, थैंक यू। प्रणाम आरिफ भाई। सर, ये ग्रूमिंग गैंग तो अब शिया लड़कियों पर भी टारगेट कर रहे हैं। अभी एक केस आया था मैनचेस्टर से। वो कोई इक्का दुक्का केस होगा, वरना मुसलमान लड़कियों को ये टारगेट नहीं करते। मुसलमान लड़कियों को ये कहते हैं कि नहीं, जब हमारे पास यहाँ पे इतनी गोरी लड़कियां हैं, इतने हिंदू लड़कियां हैं, इतनी सिख लड़कियां हैं, तो हम मुसलमान बहनों को क्यों टारगेट करें। लेकिन इक्का दुक्का कोई केस आ जाता है तो शिया भी इनकी नजर में काफिर ही हैं भाई। मोहम्मद अब्बास भाई, आपने पूछा है कि मेरा मोबाइल नंबर क्या है। तो भाई आप ईमेल करिए, ईमेल एड्रेस है मेरा, ईमेल करिए, फिर बात होती है। पवन कुमार जी, इफ भुट्टो गोट हैंग्ड, नवाज थ्रोन आउट टू यूके बाय पाक आर्मी, then what is stopping Pak army in Imran Khan's case? Who is protecting Imran Khan? Is this victory of Imran Khan or failure of Pak army? देखें, भुट्टो को तो फांसी दी गई थी। फांसी नवाज शरीफ की भी बनती थी, क्योंकि उसने 250 के करीब पैसेंजर थे जिस प्लेन में, उसको उतरने नहीं दिया था। उसने 250 के करीब पैसेंजर की जिंदगी खतरे में डाली थी। तो फांसी तो उसकी भी बनती है, लेकिन पंजाबी होना पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रिविलेज है। तो वो पंजाबी था, बच गया। उसको 256 सूटकेस लेके उसको सऊदी अरब भेजा था। सऊदी अरब में महल में जाके रहता था वो। फर्स्ट क्लास उसकी जिंदगी थी। भुट्टो से आप उसका कंपेयर नहीं कर सकते, भुट्टो एक सिंधी था। इसी तरह इमरान खान एक पंजाबी है। पंजाबी को ये प्रिविलेज हासिल है पाकिस्तान में। अब आपने सवाल किया कि इमरान खान को बाहर क्यों नहीं भेजते, तो इमरान खान को बाहर भेज नहीं सकते। इमरान खान ने पब्लिक मोबिलाइज कर दी है। इमरान खान के पास आर्मी और जुडिशरी में बहुत ज्यादा एक गरम नरम गोशा है कि आर्मी और जुडिशरी के बहुत बड़ा पार्ट है ना, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में अगर इमरान खान के साथ कोई चीज करेंगे, और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे भी जॉर्ज सोरोस वगैरह का जो लेफ्ट मीडिया है ना, वो पूरा इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल हो जाएगी इमरान खान को निकालने पे, जो इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो इसलिए इमरान खान को ये टारगेट कर नहीं पा रहे। अभिनाग जी धन्यवाद। और रही बात आईपीएल की, सर सारे पाकिस्तानी एंकर बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के बिना आईपीएल का कोई वैल्यू नहीं। फिर देख भी रहे हैं रोज। भाई अब जाहिर है पाकिस्तानी प्लेयर्स का माल बनाने का मौका नहीं है ना भाई। आईपीएल के खिलाड़ी आईपीएल में जितना कमाते हैं, बाकी 10 महीनों में इतना नहीं कमाते इंटरनेशनल और बाकी क्रिकेट खेल के। तो कहाँ आईपीएल और कहाँ वो, तो ये भिखारियों का माल बनाने का मौका हाथ से चला जाता है। इसलिए ये पाकिस्तानी एंकर्स कह रहे हैं। और अच्छा ही है, गंद जितनी कम हो उतना अच्छा है। तो ये गंद नहीं है आईपीएल में, तो आईपीएल बची हुई है। कल्याण भाई नमस्कार। Arif sir, hopefully you are well. In recent times, from India's curriculum, Mughal Empire chapter removed. Here, Romila Thapar, one of the historian critic, questioned on government initiative. खाली रोमिला थापड़ नहीं, सबा नकवी तो आरफा तो सब शुरू हो गए हैं। तो उनका बेसिक सवाल ये है कि आप अपने बच्चे आपसे पूछेंगे कि ताजमहल किसने बनाया, तो आप क्या जवाब देंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों को हमें ये बताने की जरूरत है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाई। ताजमहल एक मकबरा है, एक बनाया तो इंडियंस ने ही है। इंडियंस के पैसे पे, इंडियन के मजदूरों से, इंडियंस के आर्किटेक्चर्स ने मिलके बनाया है ये।
दौर अगर शाहजहां का था तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई उज़्बेकिस्तान के पैसे हैं या उज़्बेकिस्तान का है, लेकिन फिर भी ताजमहल है क्या? एक मकबरा है। नालंदा यूनिवर्सिटी थी जब दुनिया में स्कूलें नहीं थी। दुनिया के कोने-कोने से लोग वहाँ पढ़ने आते थे। तो आपके बच्चों को हमें ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाई थी। मुस्लिम इन्वेडर्स का चैप्टर आपने निकाल दिए, बहुत अच्छा किया। अब आप एक चैप्टर डालें कि मुस्लिम इन्वेडर्स ने भारत में क्या-क्या अत्याचार किए हैं और क्या-क्या ज़ुल्म किए हैं। ये बताना ज़रूरी है। यूरोप के बच्चों को सिखाया जाता है कि हिटलर ने क्या-क्या ज़ुल्म किए हैं। होलोकॉस्ट और कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में डिटेल बताई जाती है। मैं बेल्जियम में जब मूव हुआ था ना 1990 में, तो बेल्जियम, आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने पूरा बेल्जियम कब्जा कर लिया था। और बेल्जियम के कई इलाकों में कंसंट्रेशन कैंप लगाए गए थे, जिसमें बेल्जियम के वो लोग जो हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे उनको कैद करके रखा था। तो मैं शुरू के तकरीबन 4 साल है ना 94 तक गोरों में रहा था। मेरे रूम पार्टनर में भी काफ़ी अरसा में पंजाबियों के साथ भी रहा, लेकिन मेरा जॉब, मेरी इंटरेक्शन ज़्यादातर गोरों के साथ होती थी, लोकल बेल्जियन लोगों के साथ। तो वहाँ मैं देखता था, उनकी फैमिलीज़ में जाता था, तो उनके बच्चे-बच्चे डी डे के ऊपर, जब 5 जून को डी डे होता है, जब विक्ट्री हुई थी एलाइड फोर्सेस की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, डी डे के ऊपर, और कभी-कभी वो फैमिलीज़ के बूढ़े जो थे ना, जो कंसंट्रेशन कैंप में खुद रहे थे, वो अपने पोतों को, नवासों को, बच्चों को लेके कंसंट्रेशन कैंप की वो साइट्स दिखाने ले जाते थे। और मैं भी इनके साथ एक बार गया था, तो वो भूले नहीं है वो अत्याचार। वो हिटलर को उसको ग्लोरीफाई नहीं करते। हिटलर के अत्याचार बताते हैं कि क्या-क्या अत्याचार किए थे। तो भारत को भी चैप्टर निकाल दिया, ठीक है। अब आप उसमें वो चैप्टर डालें कि भारत में जो 1000 साल की इन्वेजन की हिस्ट्री है, जिसमें पूरे भारत पे तो ये लोग कब्ज़ा नहीं कर सके सिवाय अंग्रेज़ों के। तो बाकी जितने भी हैं, चाहे वो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं, क्रिश्चियन अंग्रेज इन्वेडर्स हैं, इनके अत्याचार के बारे में भी पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों को पता चले कि इस भारत, जो कि एक जमाने में दुनिया के जीडीपी का 37% कंट्रीब्यूट करता था, वो पुअर कंट्रीज की लिस्ट में कैसे चला गया। पवन कुमार जी, is Trump playing the same role of Imran Khan in American politics? Trump going against American establishment, how will it impact 2024 elections? Is Biden the weakest? देखें, इमरान खान, मैं नहीं समझता कि करेक्ट आदमी है, या इमरान खान की पॉलिटिक्स, इमरान खान की जो अप्रोच है वो करेक्ट चीजों के लिए है। इमरान खान एक सेल्फिश आदमी है, और वो सिर्फ अपना सोचता है, और अपनी पर्सनल सेल्फिशनेस के लिए कर रहा है। वो पाकिस्तान के बेहतरी के लिए नहीं कर रहा, ना ही वो पाकिस्तान का सोचता है। तो मैं समझता हूं आप इमरान खान को ट्रंप से नहीं कंपेयर कर सकते। ट्रंप, मे बी ही इज ऑल्सो ए सेल्फिश मैन, सेल्फ सेंटर्ड मैन, लेकिन इसकी पॉलिटिक्स करेक्ट है। वो अमेरिका को करेक्ट लाइंस पे लेके जाना चाह रहा है, वो अमेरिका को करेक्ट रास्ते पे लेके जाना चाह रहा है। अमेरिका जो पूरी दुनिया में जंगों में घिर गया है। मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ी है, मैं 1-2 दिन में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें वो बता रहे हैं कि पिछले 200 साल में अमेरिका ने 400 जगह मिलिट्री इंटरवेंशन की है, और उसमें से मोर देन 50% है ना, वो पिछले 20 साल में की है। तो मेरी पिछली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वीडियो जो मैंने 2-3 दिन पहले लगाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ और कोल्ड वॉर खत्म हुई है, तब से दुनिया जब यूनिपोलर हुई है, तो अमेरिका धंधनाता फिर रहा है नेटो को लेके पूरी दुनिया में। और अमेरिका ने पिछले 20 साल में 100 से ज्यादा मिलिट्री इंटरवेंशंस किए हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सोमालिया में, सीरिया में, वेनेजुएला में, पानामा में, हर जगह घुस जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये पॉलिसी अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह है।
आज आप देख लेना कि ब्रिक्स एक ऐसा अलायंस बनता जा रहा है, जो अब उसने अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस कराने पे बात कर दी। ब्रिक्स का मतलब ये होता है कि दुनिया का 40-50% पॉपुलेशन, क्योंकि उसमें चाइना है, उसमें इंडिया है, उसमें साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया और साउथ अफ्रीका, ब्राजील, देखें ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 मुल्क हैं। आबादी के लिहाज से ये दुनिया की 40-50% पॉपुलेशन होती है। अब उसमें नए मेंबर्स अप्लाई किए हैं, सऊदी अरब ने अप्लाई किया है, ईरान ने किया है, वेनेजुएला ने किया है, इजिप्ट ने किया है, इंडोनेशिया ने किया है। इंडोनेशिया अगेन दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। तो अगर ब्रिक्स बढ़ जाता है, इनकी अपनी करेंसी हो जाती है, तो डॉलर की बदमाशी खत्म हो जाएगी। फिर मिलिट्री वाइज भी ब्रिक्स एक नेटो से बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस बन जाएगा। तो अमेरिका अपनी पॉलिसीज, बदमाशी की पॉलिसीज की वजह से आइसोलेट होता जा रहा है, और अमेरिका की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है ना, वो फिर अपने बोझ के जरिए गिर जाएगी। तो इसलिए ट्रम्प चाहता है कि हम इंटरनेशनल बदमाशियां खत्म करें, इंटरनेशनल दोस्तियां करें, बजाय इसके कि हर जगह। अब आप देखें मिडिल ईस्ट में नफरत है अमेरिका के लिए। क्यों है? इसलिए कि उनको पता है कि आप हमें आपस में लड़वा रहे हैं। सऊदी अरब को यमन से लड़वा रहे हैं, सीरिया से लड़वा रहे हैं, ईरान से लड़वा रहे हैं। इस बहाने हथियार बिलियंस ऑफ डॉलर के बेच रहे हैं। अमेरिकी हथियार का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब है, सबसे बड़ा खरीदार है। सीरिया नहीं पसंद करता अमेरिका को, इराक नहीं पसंद करता, ईरान नहीं पसंद करता। अब सऊदीज, कुवैतीज ये सब भी देख रहे हैं कि यार ये अपने हथियार बेचने के लिए, अपना माल बनाने के लिए, ये हम लोगों को जंगों की पॉलिटिक्स में लगा के रखा हुआ इन्होंने। तो नफरत बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर है। फिर आप दूसरी तरफ जाएं तो साउथ एशिया में कोई भी पसंद नहीं करता। अफ्रीका में चले जाएं कोई पसंद नहीं करता, साउथ अमेरिका में चले जाएं कोई पसंद नहीं करता। तो ये अमेरिका आइसोलेट होता जा रहा है। इवन अब यूरोप में भी एंटी अमेरिकन फीलिंग्स आने लगी हैं क्योंकि यूरोप को यूज करके अमेरिका की नेगेटिव पॉलिटिक्स का सारा बोझ, सारा नुकसान यूरोप को होता है, जैसे ये रशिया यूक्रेन वार में हुआ। तो अब यूरोप के लोग भी, तो इस वजह से ट्रम्प है ना, वो अमेरिका को सही रास्ते पे ले जाना चाह रहा है, जंगों से दूर रखना चाह रहा है, चाइना रशिया से दोस्ती। अब आप बताएं, आज इंडिया और अमेरिका की दोस्ती कितनी ठंडी पड़ गई है बाइडेन के पीरियड में, जबकि ट्रम्प के जमाने में इंडिया अमेरिका की दोस्ती पूरी दुनिया में लोग हैरान हो रहे थे कि इतने करीब आ गए। ना यूक्रेन वार होती अगर ट्रम्प होता तो ये अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की गलत लाइन को करेक्ट करना चाहता है। इमरान खान जो है ना, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपने मतलब के लिए यूज करना चाहता है। दत्तातेजा WS जी, नमस्कार सर। पाक रिक्वायर्ड मोर बिलियंस, बट दे व्हाई दे आर एग्रीइंग टू एनी ऑफ दोज कंडीशंस ऑफ। देखें, IMF का प्रोग्राम है ये खाली 1.1 बिलियन की किस्त नहीं है। ये प्रोग्राम पूरा होगा, 10-15 बिलियन का एक और प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, कंटिन्यूएशन है। दूसरा क्या होता है कि फिर आपको जो IMF देता है ना, तो आपकी एक भिखारी की वैल्यू बन जाती है। जैसे एक मिसाल है कि मुझे एक बैंक अगर लोन देगा ना, तो मेरी क्रेडिट रेटिंग में आ जाएगा कि हाँ देखो ये बहुत बड़ा बैंक है, ये इसके ऊपर भरोसा कर रहा है, तो दूसरे भी लेंडर मुझे देंगे, मेरी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो जाती है। इसीलिए IMF ज्यादा जरूरी है। दूसरा, IMF देगा तो सऊदी अरब भी देगा, इमारात भी देगा, चाइना भी देगा, लोन सही लेकिन मिलेंगे तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है IMF से। बाकी अगले 4 साल में पाकिस्तान को $77 बिलियन चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स पीस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, USIP की रिपोर्ट आई है आजकल, बहुत जबरदस्त आई है पाकिस्तान के ऊपर,
कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन उसने साफ उसमें डिटेल में बताया है कि पाकिस्तान को $77 बिलियन चाहिए अगले 3-4 सालों में, खाली लोन रिपेमेंट के लिए। साल का $20 बिलियन खाली लोन के लिए रिपेमेंट के लिए चाहिए, 20 से $25 बिलियन। तो कहां से देगा, बाकी खर्चे अलग। समीर जावेद, आरिफ जी, विल पाक रुपी कम बिलो $200 आफ्टर IMF डील? अरे नहीं भाई, नहीं भाई, पाकिस्तान का रुपया बढ़ता ही जाएगा। 200 रुपये से कम आप कह रहे हैं, ये 300 से ऊपर जाएगा। ये तो नॉर्मली दिसंबर तक 300 से ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन ये इसहाक डार आ गया। इसहाक डार आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को बांध लेता है, और ये आर्टिफिशियल तरीके से जब आप कोई चीज करते हैं ना, तो उसके लॉन्ग टर्म में नुकसान होते हैं। पाकिस्तान का रुपया है ना, वो 300 भी जाएगा, और जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं तो एक साल में, यानी इस साल के एंड तक या अगले साल के बिगिन तक 400 रुपए पे भी जाएगा, ये याद रखिएगा। पवन कुमार जी, what is the scene with Iran Pak border? Why is Iran killing Pak soldiers? Is it really Iran or Baloch freedom fighters? Are only Sindhis doing non-violent freedom struggle? देखें, 3-4 सवाल आ गए। ईरान के उस बॉर्डर पे से पाकिस्तान के सोल्जर्स पे फायरिंग होती है, जो कि वेरी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड बाय बोथ पाकिस्तान एंड ईरानियन आर्मी। तो वहां से बलोच फ्रीडम फाइटर अगर फायरिंग कर रहे हैं, कहा तो यही गया है कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो ईरान के आशीर्वाद के बगैर तो नहीं कर रहे ना। ईरान ने पाकिस्तान को अभी वार्निंग भी दी है, और ईरान को पता है कि देखें, ईरान को इस वक्त घेरा जा रहा है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कल सऊदी अरब को वार्निंग दी है कि आप ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, इसका नुकसान होगा। सीरिया में ईरानी इंस्टॉलेशंस के ऊपर राइट नाउ इस वक्त भी इजराइल बमबारी कर रहा है, वहां पे बम्बार्डमेंट हो रही है। यमन से सऊदी अरब ने सीज फायर कर दिया है, वो अमेरिका ने कहा है कि हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब की जंगें खत्म करने के मूड में नहीं। सऊदी अरब सबसे बड़ा कस्टमर है अमेरिका का, बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार लेता है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर के। तो ये अमेरिका के लिए मतलब सऊदी अरब को जंगों में घुसाए रखना जरूरी है। ऐसे में ईरान से सीज फायर कर दिया है, तो अब इसराइल के जरिए सीरिया में हमले हो रहे हैं। यमन के पास, सऊदी अरब और यमन के पास अमेरिका की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ सबमरीन पहुंच गई है, और वहां पे खड़ी कर दी है। ये वार्निंग और धमकियों वाला सिलसिला चल रहा है। तो ईरान को पता है कि आखिर में आके अमेरिका के पास पाकिस्तान रह जाएगा, और वो बॉर्डर का एरिया है। तो डायरेक्टली ना सही तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, सुन्नी टेररिस्ट ग्रुप्स, उनको ईरान में एक्टिवेट कर दिया जाए। तो ये सब चीजें हैं ईरान और उसके हवाले से। बाकी आपने सवाल किया कि ये जो सिंधी पीसफुल स्ट्रगल, तो देखें, मसला ये है कि सिंध का मामला जरा मुख्तलिफ है। सिंध में राइट फ्रॉम 1947 से अब तक सिर्फ सिंधी रूल करता है, सिंधी जागीरदार। चीफ मिनिस्टर और जितनी की मिनिस्ट्रीज होती हैं ना, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जितनी की मिनिस्ट्रीज होती हैं, ये सब सिंधी जागीरदार के हाथ में होती हैं। और वो सिंधी जागीरदार पंजाबी एजेंट है, वो पंजाबी आर्मी के साथ मिलकर सिंध की लूटमार कर रहा है, तो सारी पावर बेस उनके पास है। दूसरा, सिंध में जागीरदारी निज़ाम इतना सख्त है कि गांव गांव जागीरदारों के कंट्रोल में है, और उनकी प्राइवेट जेलें हैं। वहां पे गुलाम की तरह रहता है आम सिंधी। तो ये हो गया सिंध के रूरल एरिया का केस। अब आप सिंध के अर्बन एरियाज में आए, तो वहां पे मेजोरिटी सबसे बड़ी उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर की है, उन मुहाजिरों की जो 47 में माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान आए थे।
और उसके बाद भी माइग्रेशन चलती रही। 71 की जंग के बाद भी बिहारी आए थे और माइग्रेशन रुकी नहीं है। दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है पठानों की, खास तौर पे अफगानियों की, जो जियाउल के ज़माने में 4-5 मिलियन लाए गए थे कराची में। वो कराची के चारों तरफ आबादियां जितनी है ना, मेन कराची सिटी के चारों तरफ सबब, वो पठानों की आबादी है। उन्होंने पूरे शहर को घेर के रखा हुआ है। दूसरा, कराची का की जो इंडस्ट्रियल है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, वो पूरा पठानों के हाथ में है। पठान आर्मी के हाथ में है, अफगान रेफ्यूजीज। और मुहाजिर, अल्ताफ हुसैन जब तक था तब तक आर्मी को खतरा था। अल्ताफ हुसैन को साफ कर दिया। अब सारे मुहाजिर, जो चोर डाकू लुटेरे हैं ना, जो 2 टके के, जिनके, जो मतलब गली के कोने पे पान वाले से उधार लेके पान खाते थे, वो आज बिलियनर हो गए हैं और फॉरेन नेशनलिटियां ले ली हैं। वो सब आर्मी की गोद में है। तो सिंध का केस जरा खराब है, इसलिए सिंध पीसफुल स्ट्रगल आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ सिंधी ग्रुप हैं जो कि अब वायोलेंस की तरफ आए हैं। कभी ट्रेन की पटरियां उखाड़ते हैं, अभी एक चाइनीज को मार दिया था। तो कुछ हैं जो वायोलेंस कर रहे हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान वाले लेवल पे अभी नहीं आई है। सुमुख जी नमस्कार। डू यू थिंक मैच फिक्सिंग इज a reality in international and domestic leagues? Why आमिर सुहेल आकिब जावेद अताउर रहमान वर्सेक? जी जी, मैच फिक्सिंग बिल्कुल है, जेन्युइन है, और उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान इन्वॉल्व है। देखिए, एक तो होती है बेटिंग। बेटिंग कई मुल्कों में लीगल है, जैसे यहाँ पे जगह जगह बने हुए हैं बेटिंग के वो जुआ खाने। छोटे छोटी दुकानें हैं, परचून की दुकान है, किराने की दुकान है बराबर में, कपड़े की दुकान है बराबर में, जुए की दुकान है। कांच के दरवाजे हैं, आप अंदर गए, टीवी स्क्रीन लगे हुए हैं चारों तरफ। कहीं घोड़े रेस की हो रही है, कहीं कुत्ता रेस हो रही है, कहीं क्रिकेट की हो रही है, कहीं फुटबॉल की हो रही है। सबके वो जुआ है, उसको आप फिक्स नहीं कह सकते। उसमें क्या है कि आप लगा सकते हैं कि हाँ जी आज हैदराबाद जीतेगा, आज पंजाब जीतेगा, आज उसमें लगा सकते हैं आज शिखर धवन सेंचुरी करेगा। उसके मुख्तलिफ चीजें होती हैं, उसमें आप जुआ खेल सकते हैं। फुटबॉल में आज ये जीतेगी, आज वो हारेगी, ये सब कर सकते हैं। कुत्ता रेस होती है, उसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा कुत्ता, कि 6 नंबर वाला पहले नंबर पे आएगा, 8 नंबर वाला दूसरे पे आएगा। आप 3 ऑप्शन दे कर रख दें, आप जीत गए तो जीत गए। तो ये लीगल है। एक है मैच फिक्सिंग, जिसमें खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, और वो है ना, उसमें पाकिस्तानी बहुत ज्यादा गहराई तक इन्वॉल्व हैं, और इंडियंस भी। दाऊद इब्राहिम का रैकेट इस मामले में बड़ा मशहूर था। मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं बेल्जियम में, एक मेरा सियालकोटी दोस्त था सियालकोट से, मैं उसके घर पे, हम लोग काफी दोस्त हफ्ते में एक आध बार बैठते थे, महफिल हमारी जमती थी। तो एक बार वहां पे हम बैठे थे, तो कुछ नए चेहरे मुझे नजर आए। तो मैंने, मेरा जो दोस्त था उससे पूछा, जो सियालकोट से है, कि ये कौन है। तो इसने कहा कि ये मेरे दोस्त आए हैं पाकिस्तान से, सियालकोट से, और वो जो बैठा है ना, वो शोएब मलिक का बहनोई है। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं सबसे बड़ा बुकी है ये, इसकी जेब में काफी खिलाड़ी पड़े होते हैं। और उसी जमाने की बात है, उसने मुझे खुद ही उस वक्त बताया था कि आपको याद है कि परसों सियालकोट की टीम आखिरी ओवर में मैच हारी थी। मैंने कहा वो बहुत मशहूर हुआ था मैच, इसलिए कि आखिरी ओवर में सियालकोट बॉलिंग कर रहा था, शोएब मलिक कैप्टन था, सियालकोट बॉलिंग कर रहा था, और सामने वाली टीम को 48 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। 48 रन, और उन्होंने बना लिए। इसके बॉलर ने इतनी नो बॉल हैं, इतनी वाइड हैं, और ये सब करा के 48 रन आखिरी ओवर में बनाए थे। और कैप्टन जो हारने वाली टीम थी वो शोएब मलिक था। तो इसने कहा कि ये है वो शोएब मलिक का बहनोई, जो इस वक्त पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग का बादशाह है। ये उसके अल्फाज थे। अब कल को शोएब मलिक लंदन में आके मेरे ऊपर केस करे तो भाई साहब, मैं आपको किसी के अल्फाज बता रहा हूँ। इसी तरह वसीम अकरम का भाई जमीर अकरम भी एक जमाने में बहुत मशहूर बुकी मैच फिक्सर रहा है। मैच फिक्सिंग की अपनी एक रियलिटी है।
लोग कहते हैं आईपीएल के सारे मैच फिक्स होते हैं। मैं डाउट करता हूँ आईपीएल के हवाले से, क्योंकि होता ये है कि एक छोटे मुल्क की लीग है ना, सस्ती लीग, उसको तो आप हाईजैक कर सकते हैं। यहाँ पे यार बिलियनर हैं, एक टीम का मालिक मुकेश अंबानी है, एक टीम का मालिक शाहरुख खान है, तो वो एक टीम दक्कन क्रोनोकिल वाले हैं, ये सब बिलियनर लोग हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें फिक्स होता होगा। फिर इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, इनको ऑलरेडी इस मैच में इतने पैसे मिल चुके होते हैं इस लीग में। एक मिसाल है कि अब इंग्लैंड का सैम कुरन है, वो 18.5 या 19.5 करोड़ का सीजन खेल रहा है। वो क्यों बिकेगा? या तो उसको $25,000 मिल रहे हैं और आगे, मतलब एक मिसाल है कि वो पीएसएल खेल रहा है एक आदमी, पीएसएल में उसको पूरे पीएसएल के मिल रहे हैं $25,000, और कोई मैच फिक्सर आके उसको कहता है कि हम तुम्हें $50,000 देते हैं, तुम मैच फिक्स कर दो, तो समझ में आता है। यहाँ ऑलरेडी जिनको इतने महंगे महंगे मिल रहे हैं, फिर वो डर होता है कि यार पकड़े गए तो कैरियर सारा दाव पे लग जाएगा, ऑलरेडी तो इतना बना रहे हैं। तो मैं डाउट करता हूं कि आईपीएल में ऐसा कुछ होता होगा। कल्याण भाई, Arif sir, in recent time, Pakistan Finance Minister Ishaq Dar openly threatened to IMF, where he demanded $1.1 billion, and other side he told that Pakistan is the member of IMF, not a beggar. जी जी जी, ये एक मतलब इसाक डार ने भी, सब इस पे मजाक उड़ा रहे हैं कि इसाक डार ने कहा कि हम आईएसआई के मेंबर हैं, इसके आईएमएफ के मेंबर हैं, आईएमएफ के पार्टनर हैं, हम भिखारी नहीं हैं। अब यार, आपको मैंने पिछले दिनों, मेरा ख्याल है कल्याण भाई आप तो रेगुलर व्यूअर हैं, आपको याद होगा आज से 1.5-2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो में एक भिखारन की तस्वीर दिखाई थी जो एक दुकान पे भीख मांगने जा रही थी। वो बदमाशी से मांग रही थी। कहती है तुम मेरे को दे क्यों नहीं रहे हो भीख? तो कहता है कि तुम, मेरे पास नहीं है अभी। तो कहती है चलो फिर मेरे साथ बाहर निकलो, भीख मांगना शुरू करो। बैठे हो क्यों हो दुकान में? लाओ मेरे को दुकान, भीख दो। बदमाशी से मांग रही थी। तो ये सागदार का हाल है। दूसरा एक और इसके पीछे पॉइंट है, वो ये है कि पाकिस्तान में एक चीज बहुत ज्यादा प्रोपोगेट हो रही है कि आर्मी है ना, वो उस वक्त तक शहबाज शरीफ को बर्दाश्त करके बैठी है जब तक ये सऊदी अरब के 2 बिलियन, 1 बिलियन इमारात के और ये आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव नहीं हो जाता। जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा ना, तो शहबाज शरीफ की सरकार खत्म कर दी जाएगी। और शहबाज शरीफ की सरकार खत्म होने का मतलब ये है कि आर्मी की टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ आ जाएगा। तो इसीलिए आर्मी इसको बर्दाश्त करके बैठी है तब तक के लिए। और हमने ये देखा है कि आईएमएफ के मामले में अक्सर आपने देखा कि पेट्रोल पे अचानक सब्सिडी दे देते हैं, फिर आईएमएफ की धमकी आती है कि भाई आपने सब्सिडी क्यों दी है। तो ये टैक्टिक्स इसहाक डार नवाज शरीफ के कहने पे चला रहा है, वो आईएमएफ की डील को डिले करता जा रहा है, ये भी एक टेक्टिक है। कुणाल भाई नमस्कार, मैं इस वक्त लाइव सेशन में हूँ अपने वीकली। ओके। तो ये है कि आईएमएफ है ना, उसकी डिलेइंग टैक्टिक्स चला रहा है इसहाक डार नवाज शरीफ के कहने पे, कि जब तक आईएमएफ का डील नहीं होती तब तक इनकी सरकार बची हुई है। तो ये इस तरह, अब जैसे इसने जाना था 10 अप्रैल को आईएमएफ की एनुअल मीटिंग में, इनको जाना है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की दोनों की एनुअल मीटिंग में इसको बुलाया गया। इसने कहा मैं अपना डेलीगेशन लेके आ रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, ये होगा वो होगा। अब अचानक कल कह दिया कि भाई मैं तो नहीं जा रहा, और खाली आया स्टेट बैंक का गवर्नर और फाइनेंस सेक्रेटरी जाएगा, मैं नहीं जा रहा। ये टैक्टिक्स भी एक तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि आईएमएफ की डील डिले हो जाए। विजय शर्मा जी, आरिफ सर, डू यू थिंक नवाज शरीफ was better option for Pakistan than any other minister or Imran Khan? Nawaz Sharif was an excellent prime minister only for Punjab. भाई नवाज शरीफ के दौर में लाहौर में मेट्रो बस चलती है,
फिर मुल्तान में मेट्रो बस चलती है, फिर रावलपिंडी में मेट्रो बस चलती है, और फिर लाहौर में ऑरेंज ट्रेन मेट्रो ट्रेन आती है। क्यों भाई कराची में क्यों नहीं किया? ये बड़े लेवल के प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के काम नहीं होते। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें पार्टनर होती है। क्यों कराची में नहीं किया? क्यों कोयटा में नहीं किया? क्यों हैदराबाद में नहीं किया? तो नवाज शरीफ ने मोटरवेज का जाल बिछाया गांव गांव में पंजाब के। नवाज शरीफ के पंजाब के घर घर में पानी, घर घर में गैस, घर घर में इलेक्ट्रिसिटी। पानी कहां से आ रहा है? कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है? पीओके, केपीके। गैस कहां से आ रही है? सिंध और बलूचिस्तान से। बाकी सिंध और बलूचिस्तान में घर घर में गैस नहीं है। केपीके पीओके के घर घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के पीओके में पानी नहीं है घर घर में, पंजाब में सब कुछ है। तो नवाज शरीफ वॉज एन एक्सीलेंट प्राइम मिनिस्टर ओनली फॉर पंजाब। नवाज शरीफ के पूरे जो 5 साल का पीरियड गुजरा है, जिसमें 4 साल ये रहा और 1 साल खाकान अब्बासी रहा, उन 5 सालों में पंजाब को छोड़ के पूरे पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन चलते रहे। बलूचिस्तान में, केपीके में, सिंध में। कराची में एमक्यूएम को नवाज शरीफ के दौर में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 1992 में जो कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ था एमक्यूएम के खिलाफ, जिसमें 25,000 लोग मारे थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ था। 1998 में 97 में वापस जब ऑपरेशन शुरू होता है 98 में कराची में, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था। 2016 में अल्ताफ हुसैन को बैन किया गया, अल्ताफ हुसैन के सारे लोगों को 90 दिन के प्रोविजनल ऑर्डर पे बंद किया गया। नवाज शरीफ का पीरियड था। तो नवाज शरीफ सिर्फ पंजाबियों के लिए अच्छा था। आर्मी की पॉलिसी टो करता था। आर्मी इसलिए पसंद करती थी कि वो हमारे पंजाब को बना रहा है। आर्मी पंजाब की है। आपको पंजाब का गांव गांव बाकी पाकिस्तान के शहर शहर से ज्यादा डेवलप मिलेगा। तो नवाज शरीफ मेरी नजर में एक शाउनिस्ट पंजाबी था जो सिर्फ पंजाब का सोचता था। सरमत भाई, थैंक यू सर, लव यू फ्रॉम सिंध। सर प्लीज टेल मी, ये गजवाए हिंद का क्या मसला है? ये हदीस में है या इन्होंने खुद बनाया है? प्लीज आंसर। 50 बार इसका आंसर दे चुका हूं, वापस दे देता हूं। देखें, मोहम्मद बिन कासिम आया हिंदुस्तान, बाबुल इस्लाम बनाया, इस्लाम की जंग लड़ी, कहीं गजवा हिंद का नाम नहीं लिया। महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, एक बार भी गजवा हिंद का नाम नहीं लिया। गजवा हिंद एक फैब्रिकेटेड हदीस है जो अंग्रेजों के जमाने में इंडिया में ज्यादा पब्लिसाइज की गई। कि अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तो मुसलमान हिंदुओं को अलग करने के लिए अंग्रेजों के, देखें, अंग्रेजों के पहले इंडिया में खाली शिया और सुन्नी 2 फिरके रहते थे। अंग्रेजों के दौर में देवबंद बना, अंग्रेजों के दौर में बरेलवी बना, अंग्रेजों के दौर में जमात इस्लामी बनी, अंग्रेजों के दौर में जमातुल अहरार बनी, अंग्रेजों के दौर में तबलीगी जमात बनी। ये सब इंडिया में अंग्रेजों के दौर में बनी थी, जो आज मुसलमानों के पिलर्स हैं। तो ये अंग्रेजों ने मुसलमानों को ग्रास रूट लेवल पे एक्सट्रीमिस्ट बनाया, और इनके जहनों में शुरू से गजवा हिंद डालने का मकसद था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, और इस्लाम के प्रॉफिट ने कहा है कि आप जब तक हिंदुस्तान से हिंदुओं को, बुतों को, मंदिरों को खत्म नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भर में इस्लाम नहीं आएगा, और जब पूरी दुनिया में इस्लाम आ जाएगा फिर कयामत आएगी। ये हदीस है, और मैं उस जंग में शरीक हूंगा जो हिंदुस्तान में गजवा हिंद लड़ी जाएगी। आप किसी भी सऊदी अरब में जाके किसी से भी पूछ लें,
कि गजवा हिंद क्या है, उनको नहीं पता। आप किसी भी इजिप्ट में जाके पूछ लें, इंडोनेशिया में जाके पूछ लें, ये खाली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों को गजवा हिंद का कीड़ा है जो अंग्रेजों ने इनके अंदर डाला है। दिस इज गजवा हिंद। पवन कुमार जी, पाक मीडिया इज सेइंग पीपल आर रनिंग अवे फ्रॉम पाक, वेयर आर दे गोइंग, आर दे टेकिंग अजाइलम इन वेस्ट नाउ, which countries are sheltering them and why, are only Pakistani Punjabis living? नहीं, जिसका जहां मौका लगता है वो भागता है भाई, जिसको जहां चांस लगता है वो भाग जाता है, वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है। उसमें जाहिर है कोशिश होती है कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जिसको सऊदी अरब का मौका मिलता है सऊदी अरब चला जाता है, जिसको दुबई, जो जहां जा सकता है, मलेशिया जा रहे हैं, कोरिया जा रहे हैं, इवन अफ्रीका में जा रहे हैं। कि इस वक्त दुनिया के सारे मुल्कों में सबसे खराब मुल्क पाकिस्तान है, इकोनॉमिकली, कानून के हिसाब से, सोशियली। जिसको जब मर्जी आई ब्लास्फेमी पे मार दिया, जिसको मर्जी आई शिया सुन्नी को उस पे मार दिया, एथनिसिटी पे मार दिया। तो इसलिए हर पाकिस्तानी भागने के चक्कर में है, जिसको जहां मौका मिलता है वहां चला जाता है। विक्रम टुल्ली जी, आई एम फ्रॉम इंडिया, ये पाक से छुटकारा कब मिलेगा? धन्यवाद विक्रम भाई। भाई, पाकिस्तान से छुटकारा जब तक अमेरिका बहादुर नहीं चाहेगा नहीं हो सकता। अमेरिका बहादुर पाकिस्तान को इस वक्त चला रहा है और चलाता रहेगा। अब देखते हैं कब तक चलता है। लेकिन एक चीज होती है ना, मेरे फ्रिज में चीज है, चीज स्प्रेडेबल चीज होती ना, वो आप खोल लो ना, एक हफ्ते बाद उस पर फुंगी लगना शुरू हो जाती है। उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है पीछे, क्या, वंस यू ओपन इट, यूज फॉर 1 वीक ओनली। अब फुंगी लग गई, जब मैं कुछ दिन तक उसको नहीं वो टच करूंगा तो वो फुंगी, वो खराबी इसकी बाकी चीजों को खराब करेगी। तो पाकिस्तान की भी एक्सपायरी डेट जमाना हुआ गुजर चुकी है। पाकिस्तान में फुंगियां लग गई हैं, और वो इर्द गिर्द का माहौल है ना, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, भारत है, उसको खराब कर रही है, ईरान है। तो अब कब तक अमेरिका इसको चलाता है, कि अमेरिका के लिए भी अब चलाना इसको मुश्किल हो गया है, कि जब साल के 22-23 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को सिर्फ कर्जा वापस करना है, तो कब तक अमेरिका इसको संभालेगा? तो बहुत जल्द जान छूट जाएगी भाई, आपसे ज्यादा हम उतावले हो रहे हैं। वैभव मुजमदार जी, धन्यवाद भाई। Sir, I wish you have a smooth operation and be blessed with good health. Then, after question, how can Trump be considered a good friend of India while he was sending back Indians from America, restricting work visa to Indians, etc.? वैभव भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर विशेस। ऑपरेशन मेरा है 2 हफ्ते बाद, और थोड़ा स्ट्रेस तो होता है, क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ पे टोटली मुझ पे डिपेंडेंट है, तो थोड़ा स्ट्रेस तो होता है। और फिर एज वाइज रिकवरी के लिए हमेशा टाइम लगता है। कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, मेजर चीज नहीं है, सब यही समझा रहे हैं कि वो है, लेकिन थोड़ा और जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, कभी हुआ नहीं है। तो हेल्थ वाइज आई हैव बीन ऑलवेज ब्लेस्ड कि ये जुकाम नजला चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जितनी बेदर्दी से मैंने जिंदगी को जिया है, जितना फजूल खर्ची से मैंने इस जिंदगी को इस्तेमाल किया है, इसके बावजूद हेल्थ वाइज कोई मेजर इशू कभी रहा नहीं है। तो अब ये खैर ठीक है, हो जाएगा। ट्रम्प के हवाले से मैं क्या ये कहूंगा कि लॉन्ग रन की बात हो रही है, ये वीजा और ये छोटी मोटी चीजें हैं। मैं नहीं समझता कि इसका इंडिया की, अगर ट्रम्प 2 साल मतलब 2 टर्म गुजारा कर लेता ना, तो आई थिंक बहुत अच्छा जाता। और ये कुछ वीजेस के इश्यूज के ऊपर आप लॉन्ग टर्म उसमें वो नहीं कर सकते। इंडिया एंड अमेरिका वर बिल्डिंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, और ये क्वाड और ये सब चीजें जो हैं वो ट्रम्प के जमाने की चीजें हैं। और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा था, स्ट्रेटेजिक
रिलेशनशिप हो जाता, अगर ट्रम्प होता बाइडेन की जगह पे और लीगली मॉरली ट्रम्प ही जीता था, उसको जबरदस्ती हराया गया है। पूरी इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ थी, पूरा कॉरपोरेट सेक्टर फाइनेंशियली बाइडेन को सपोर्ट कर रहा था। बाइडेन को अगर कॉरपोरेट सेक्टर से इलेक्शन फंड $100 मिलता था तो ट्रम्प को $5 मिला था, इतना फर्क था। तो ट्रम्प को हराया गया है। अगर 2020 में वापस ट्रम्प का कंटिन्यूएशन होता ना, तो मैं समझता हूं कि अमेरिका और भारत की दोस्ती और पार्टनरशिप है ना, वो स्ट्रांग होती। वीजे के मसले भी सोल्व हो जाने थे, कुछ इश्यूज थे। केल्विन सांधू जी, डू बलोचिस्तान फ्रीडम फाइटर गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम इंडियन आर्मी और रो? देखें, जीरो जीरो सपोर्ट। आपके भारत के सब नामी ग्रामी टेररिस्ट कहाँ हैं? पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम है, खालिस्तानी है, हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, सब। आप मुझे एक पाकिस्तान का वांटेड आदमी भारत में दिखा दें। नवाब अकबर बुगटी बलोचिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत, जिसको मुशर्रफ ने मार दिया था, उसका पोता बुगटी कबीले का सरदार। बुगटी एरिया में सुई गैस है, जो गैस पूरे पाकिस्तान को जाती है, वो बुगटी एरिया से निकलती है। बुगटियों का बहुत अमीर इलाका है। उसका पोता बरामदाग बुगटी, बुगटी कबीले का सरदार, पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आदमी, वो भाग के जिनीवा स्विट्जरलैंड पहुंचता है, वहां अजाइलम लेता है। इसकी अजाइलम रिफ्यूज हो जाती है। तो इसके ब्रदर इन लॉ, उसके बहनोई, बरामदाग की बहन के शोहर मेहरान मरी, जो कि मरी कबीले के सरदार, अगेन ए वेरी लार्ज ट्राइब और बहुत अमीर ट्राइब, जहां पे पेट्रोल, पोटेशियम, कोयला, आयरन की कानें हैं। उसका सरदार मेहरान मरी। तो मैं और मेहरान बैठे थे जिनीवा में, तो मैं उसको यही कह रहा था, मैंने कहा जैलम रिफ्यूज हो गई, बरामदा क्या करेगा? तो बोला आज जा रहा है वो बर्न, कैपिटल स्विट्जरलैंड के, 2 घंटे की ट्रेन है। मैं कहा क्यों? बोला वो इंडियन एम्बेसी में अजाइलम अप्लाई करने जा रहा है। इंडिया ने मना कर दिया। शाम को वो वापस आया, उदास था। उसने कहा नहीं, मना कर दिया उन्होंने, अजाइलम तक नहीं दी। सपोर्ट क्या करेंगे? तो नहीं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं। अगर सपोर्ट होती ना बलोचों को, इंडिया की आर्मी की या रॉ की, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वक्त बलोचिस्तान एक आजाद स्टेट होता। भाई, पाकिस्तान खालिस्तानियों की खुल के सपोर्ट कर रहा है, ओपन, डंके की चोट पे लाहौर में रेफरेंडम करा रहा है। अगर रॉ सपोर्ट कर रहा होता तो इंडिया में बलूचिस्तान के लिए रेफरेंडम होता? बिल्कुल नहीं कर रहा। बलूचिस्तान के नाम पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में माल बना रही हैं। इन्होंने अभी एक कनाडा से औरत को बुलाया था, मादरे मिल्लत बलोचों की। वो बलोची नहीं है, वो यूपी की है। यूपी से हिजरत करके 47 में इसके खानदान गए थे। उसको मादरे मिल्लत बना के जंतर मंतर दिल्ली में उसका जलसा कराया और आजाद बलोचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल की प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब आम इंडियन बेचारे जो बलोचों की मदद करना चाहते हैं, उनसे माल लिया जा रहा है उसके नाम पे। उसको कोई बलोच ग्रुप मानता ही नहीं है, बलोच ही नहीं मानता, मादरे मिल्लत तो दूर की बात। लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है देखो इंडिया में गवर्नमेंट इन एग्जाइल बन रही है। उस गवर्नमेंट इन एग्जाइल को 4 इंडियन खाली मानते हैं, वो जो माल बनाने के चक्कर में है। उसको कोई नहीं मानता, ठीक है ना? तो इंडिया के रॉ, इंडिया की आर्मी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही बलूचिस्तान को। अजीज दोस्तों, आखिरी सवाल ले लेते हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गई ये बात। पवन कुमार जी, आसिम मुनीर visited LOC and it made headlines. Why don't he visit Balochistan or Durand Line? Did America promise Pakistan IMF
money in return of starting a war with India over POK? बहुत सारे सवाल आते हैं पवन कुमार जी। आसिम मुनीर जाता रहता है, अभी गया था ड्यूरेन लाइन की तरफ भी गया था, अफगानिस्तान और बलोचिस्तान के बॉर्डर के पास। और तुम आसिम मुनीर जाता रहता है हर जगह, उसका कोई वो नहीं है। और अभी गया था, मुझे याद पड़ता है 10-15 दिन 20 दिन पहले ये गया था, बल्कि कल परसों भी इसने बयान दिया है कि हम टेररिस्टों से खूब निपटेंगे और ये और वो। दूसरा आपका सवाल ये है कि अमेरिका ने IMF के पैसे इसलिए प्रॉमिस किए हैं कि पीओके से पाकिस्तान की जंग करे। भाई साहब, अमेरिका पाकिस्तान की आर्मी को $25 बिलियन भी देना, ये तो $1 बिलियन है ना, $25 बिलियन भी देना, तो पाकिस्तान इंडिया से जंग नहीं करेगा। ये 71 को भूले नहीं है भाई, और वो 71 था, ये मोदी का इंडिया है। तो नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल भारत के साथ ओपन वार की तरफ नहीं जाएगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूं 1 घंटे से ऊपर हो गया प्रोग्राम, तो वाइंड अप करें। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।